हेलो बच्चों, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम दिलदारे एक बार फिर आप सभी के सामने। तो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल श्याम सर ऑफिशियल के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम कक्षा 9th अर्धवार्षिक परीक्षा को देखने वाले हैं, जो कि आपका विषय हिंदी का होने वाला है। अब कई सारे लोग सत्र देखकर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये तो पेपर 2024-25 का है। तो रुको बेटा, आप लोगों को सबसे पहले एक बात बता दूं कि अभी आप लोगों को रियल पेपर कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा। जितने भी रियल पेपर बता रहे सारे रियल पेपर फेक बता रहे आप लोगों को। इसलिए ध्यान रखें कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन पुनः रिपीट होते हैं। इसीलिए आप लोगों को मैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपके 70 से 80% प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए देखिएगा, पहला प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पर यह है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो पहला प्रश्न आप लोगों के पास ये दिया है कि लद्दाख किस भाषा की कवित्री है। तो बेटा ये कश्मीरी भाषा की कवित्री थी। कौन सी भाषा की? कश्मीरी, याद रखना है। कबीर की रचना का नाम है, तो जो कबीर की रचना होती है उसका नाम बीजक है। क्या है? बीजक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसात्मक वाक्यम काव्यम, मतलब ये काव्य की परिभाषा किसने दी थी? तो ये काव्य की परिभाषा आचार्य विश्वनाथ के अनुसार थी। किस पक्षी ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया था? तो ये गौरैया पक्षी ने सलीम अली की जीवन की दिशा को बदल दिया था। पंचतंत्र में समास है। तो बेटा पांचवा प्रश्न, जो पंचतंत्र में जो समास होता है आप लोगों का, ये होता है द्विगु समास, है ना। मतलब जिसमें भी संख्या होती है वो द्विगु समास कहलाते। राम स्वरूप ने रतन से क्या मंगवाया था? तो राम स्वरूप ने रतन से दूध मंगवाया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे विकल्प को देख चुके हैं। अब पढ़ते अपन प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। कबीर खान बार बार खालिस्तान में जन्म लेना चाहते थे। तो ये बार बार ब्रजभूमि में जन्म लेना चाहते थे। इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। काली लहर कल्पना काली पंक्ति में कौन सा अनुप्रास है, कौन सा अलंकार है? तो बच्चों देखो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो बेटा वीर रस का स्थायी भाव रति होता है, उत्साह होता है वीर रस का। ठीक है, श्रृंगार रति, हास्य हास, है ना, वीर का उत्साह हो जाएगा। तिब्बती लोग टोंटीदार बर्तन को क्या कहते थे? तो टोंटीदार बर्तन को ये लोग जग कहते थे। जग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चा पांचवा प्रश्न देखते हैं। वे शब्दांश जो शब्द के समय आरंभ में लगते हैं तो उसे अपन उपसर्ग कहते हैं, और जो बाद में लगते हैं तो उसे अपन प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। चलिए बच्चा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नानी के मन में आज़ादी के प्रति, खालिस्तान की आज़ादी के प्रति जुनून था। तो देश की आज़ादी के प्रति जुनून था। चलिए अब बढ़ते प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। कैदी और कोकिला के कवि सुमित्रा पंत हैं। तो ये असत्य हो जाएगा। रस के 4 भेद होते हैं, ये भी असत्य है बच्चा। गांधी जी के अनुसार हमें अपनी बुनियाद पर कायम रहना चाहिए, ये सत्य है। जाबिर हुसैन का जन्म बिहार में हुआ था, ये भी बिल्कुल सत्य है। हाथ का तत्समक रूप हास्य होता है, ये भी सत्य है। और विभीषिका से तात्पर्य भयंकरता से होता है, ये भी सत्य है। तो 2 आप लोगों के असत्य हो जाएंगे और 4 कैसे हो जाएंगे? सत्य। चलिए बच्चा अब बढ़ते अपन सत्य सही जोड़ी का मिलान कीजिए में। पहला प्रश्न होता है कि ग्राम श्री, तो ग्राम श्री कौन क्या हो जाएगा इसका? सुमित्रा नंदन पंत। इसका राइट आंसर हो जाएगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। सेकेंड का बी ये हो जाएगा अलंकार। प्रेमचंद के फटे जूते, ठीक है, ये हो जाएगा बेटा आप लोगों का हरिशंकर परसाई। भानु उदय में स्वर संधि है। भी ही तक ये निपात शब्द होते हैं। घर का नौकर था, तो घर का नौकर कौन था? तो घर का नौकर था आप लोगों का रतन। ठीक है, ये आप लोगों का सही जोड़ी क्लियर हो गई। चलिए बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 5। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला है, इस महेश्वर को कहाँ ढूंढता फिरता है?
तो बच्चा आपको याद होना चाहिए, मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, ठीक है, मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, ठीक, योग वैराग्य आदि में ढूंढते फिरता है। ठीक है, ये याद रहेगा, बस इतना सा आपको याद रखना है। कविता के शाब्दिक अनुशासन को क्या कहते हैं? तो कविता के शाब्दिक अनुशासन को छंद कहते हैं। पराकाष्ठा शब्द का अर्थ क्या होता है? पराकाष्ठा शब्द का अर्थ होता है बेटा अंतिम सीमा, या जिसे अपन हद कहते हैं, हद। ठीक है। कलई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? कलई खुलना का मतलब भेद प्रकट करना होता है। चलिए, रीढ़ की हड्डी का मुख्य पात्र कौन है? तो रीढ़ की हड्डी का मुख्य पात्र कौन था? उमा। ठीक है, कौन थी? उमा थी। मेरे संग की आवृत्ति में लेखिका के कुल कितने भाई बहन थे? तो लेखिका की 5 बहनें थी और 1 भाई था। ठीक है, याद रहेगा। चलिए बच्चों, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आप लोगों की। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छायावाद के 4 आधार स्तंभ कवियों के नाम लिखिए। भक्ति काल की 2 विशेषता लिखिए। कबीर और सुमित्रानंद पंत के भाव सौंदर्य की कोई 2 विशेषता लिखना है। तो बच्चे देखिए, रुको, अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इन सारे प्रश्नों के सॉल्यूशन मैं इस PDF में लेकर आया हूँ। आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे A to Z, है ना। आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। सारे प्रश्न के सॉल्यूशन आप लोगों को नीचे मिलने वाले हैं। तो हम एक बार प्रश्नों को देख लेते हैं फटाफट से। कि पहला 6वां प्रश्न देख लिया। छायावाद के 4 आधार स्तंभ कवि, भक्ति काल की 2 विशेषता, कबीर अथवा सुमित्रानंद पंत के भाव सौंदर्य की कोई 2 विशेषता बतानी है। कबीर अश्कांत का ब्रज के वन वाग तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण था? गांव की मरकट डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? फिर प्रश्न क्रमांक 9 देखिएगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किस शासन की तुलना में तम के प्रभाव से की गई और क्यों की गई? मानसरोवर से कवि कबीरदास का क्या आशय है? यमक अलंकार की परिभाषा, रस की परिभाषा, रस के अंगों के नाम, महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई 2 अंतर, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। ये सब के आंसर मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ। कहानी और एकांकी में 2 अंतर, यात्रा वर्णन किसे कहते हैं? प्रेमचंद अथवा श्यामचरण दुबे का साहित्यिक परिचय, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है बच्चा। रचनाएं भाषा शैली सहित। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ पर आते हैं। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषता लिखना है। और भुक्तवाद संस्कृति समाज के लिए चुनौती क्यों है? तिब्बत के लोग क्या लेकर घूमते थे? सलीम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने? इन शब्द के 2 पर्यायवाची, आकाश और रात, आप तो ऐसे ही बोल सकते हैं, नभ गगन, है ना, रात का रजनी, 2 पर्यायवाची लिखना है। घी के दिए जलाना, नाक में दम करना, इनका भी प्रयोग। रीढ़ की हड्डी एकांकी के उद्देश्य, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारी फैलने का खतरा होता है। ये आपके पास संदर्भ प्रश्न से भावार्थ लिखने के लिए, इसका भी आंसर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बच्चा। चलिए नेक्स्ट, इसमें भी देखिए, ये आप लोगों का गद्यांश है। इसमें गद्यांश की बहुत सी तकलीफ, ये वाला गद्यांश है और ये वाला 2 गद्यांश है। इसकी भी संदर्भ प्रशंसित वाक्य लिखना है। भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं विषय पर विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में संवाद लिखना है। कृष्णा दूध डेयरी पर विज्ञापन तैयार करके लिखना है अपने को। नेक्स्ट, इस काव्यांश और गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, प्रश्न है, ये उत्तर देना है यहाँ पर। चलिए, स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए अपने विद्यालय के प्राचार्य को आवेदन लिखना है। अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी अवगत करने हेतु पिताजी को पत्र लिखना है। ये निबंध, यहाँ से कोई भी एक निबंध तो आएगा ही आएगा। आप लोग तो कोई भी एक निबंध याद कर ही लीजिएगा, है ना। कोई भी एक निबंध बनने की 100% पॉसिबिलिटी है, 100%। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपन छायावाद के सभी प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। छायावाद के 4 आधार स्तंभ कवियों के नाम, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत और महादेवी कौन है? वर्मा है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, भक्ति काल की 2 विशेषता, तो ईश्वर के प्रति अटूट आस्था और समर्पण का भाव, और समाज में व्याप्त कुरीतियों और आडंबरों का विरोध।
कबीर अथवा सुमित्रानंद पंत के भाव सौंदर्य की कोई दो विशेषता लिखिए। तो इसकी दो विशेषता है आत्मा और परमात्मा के मिलन का भाव और रहस्यवाद और प्रेम की अभिव्यक्ति। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट बढ़ते अपन प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। कबीर स्थान का ब्रज के वन बाग तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? तो क्या कारण था कि वे सभी श्री कृष्ण की छवि और लीलाओं को महसूस करते थे। वे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और ब्रज की हर वस्तुएं उन्हें श्री कृष्ण से जुड़ी हुई लगती थी, इसलिए वो लोग क्या काम करते थे? ब्रज के वन बाग तालाब को निहारने का कार्य करते थे। अथवा प्रश्न देखो, गांव की मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? तो गांव की मरकत डिब्बे से खुला इसलिए कहा गया है क्योंकि सुबह की धूप में गांव का वातावरण बहुत सुंदर और हरा भरा लगता है। मरकत पन्ना एक हरा रत्न होता है जो गांव की हरियाली और सुंदरता उसकी तुलना एक खुले मरकत के डिब्बे से करते हैं। नेक्स्ट, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? तो तम बोले तो अंधकार के प्रभाव से इसलिए की गई है, अंग्रेजी शासन की तुलना की गई है क्योंकि अंग्रेजी शासन में भारतीयों का शोषण किया जाता था और उन्हें स्वतंत्रता नहीं थी और चारों ओर अन्याय और अत्याचार का माहौल था। यह स्थिति अंधकार पूर्ण थी, इसीलिए की गई है। मानसरोवर से कवि कबीरदास का क्या आशय है? तो देखिए बच्चा, क्या है? मानसरोवर से कवि कबीरदास का आशय मन रूपी पवित्र सरोवर से है जिसमें भक्ति रूपी जल भरा हुआ है और सरोवर में हंस रूपी आत्माएं स्वच्छंदता से विचरण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आप लोगों के पास 10। यमक अलंकार की परिभाषा व उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर देखिएगा यमक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। जब किसी काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका या खाए बौराए जग या पाए बौराए। तो यहाँ पर देखो कनक कनक, लेकिन कनक का अर्थ दो बार है और पहले कनक का अर्थ सोना होता है और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा होता है। ठीक है, चलिए रस की परिभाषा लिखिए, रस के अंगों के नाम लिखिए। तो रस की परिभाषा, कविता कहानी या नाटक को पढ़ने सुनने या देखने से पाठक श्रोता को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अच्छा, रस के अंगों के नाम, रस के अंगों के नाम स्थायी भाव, ठीक है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और एक है बेटा आप लोगों का संचारी भाव, संचारी भाव। तो ये रस के अंग हैं 4, आप इनके नाम लिख लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, महाकाव्य और खंडकाव्य में दो अंतर। तो महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है जबकि खंडकाव्य में जीवन के किसी एक भाग या घटना का वर्णन होता है। उसी प्रकार महाकाव्य का नायक धीरोदास और महान होता है जबकि खंडकाव्य में यह आवश्यक नहीं है। ठीक, चलिए दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तो दोहा छंद एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है। उदाहरण सहित लिखना होना है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा बच्चा। चलिए कहानी और एकांकी में दो अंतर बताना था। कहानी का जो आकार होता है एकांकी से बड़ा होता है। कहानी में जीवन के किसी बड़े हिस्से या अनेक घटनाओं का वर्णन हो सकता है जबकि एकांकी में जीवन के किसी एक घटना या समस्या का ही चित्रण होता है। नेक्स्ट, इसी में पात्रों की संख्या, कहानी में पात्रों की संख्या अधिक हो सकती है जबकि एकांकी में पात्रों की संख्या, एकांकी नाम से स्पष्ट है, एकांकी मतलब एक होगी, है ना। यात्रा वर्णन का अर्थ क्या है? यह किसी यात्रा के अनुभव, स्थलों और घटनाओं, यहाँ की संस्कृति, साहित्यिक वर्णन। इसमें लेखक अपने यात्रा के दौरान की गई जगहों की, महसूस की गई बातों को रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है जिसे आप अभी वर्तमान में विलोक कहते हैं। तो ये वही बात है बेटा। यात्रा वृत्तांत का अर्थ किसी यात्रा के अनुभव, स्थलों और घटनाओं की, वहाँ की संस्कृति का, साहित्यिक का वर्णन करता है। प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय, तो प्रेमचंद की रचना गोदान और गबन होती है। सेवा सदन उपन्यास है। पंच परमेश्वर ईदगाह पूस की रास कहानी है। भाषा शैली, इनकी भाषा शैली सरल, सहज और जनसाधारण के लिए सुलभ थी। उन्होंने अपनी रचनाओं और मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया।
और उनकी शैली वर्णनात्मक, भावात्मक और व्यंग्यात्मक भी थी। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषता बताना है तो प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के अनुसार प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषता निम्नलिखित है। वे सादा जीवन जीते थे, वे दिखावे से दूर सादा जीवन जीते थे। आत्मसम्मान, वे समझौतावादी नहीं थे और अपने आत्मसम्मान के साथ जीना पसंद करते थे। संघर्षशील, वे जीवन भर सामाजिक बुराइयों और शोषण के खिलाफ संघर्ष करते रहे। चलिए बच्चा नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन का अथवा देखिएगा। उपभोक्तावाद संस्कृति को समाज के लिए चुनौती इसलिए कहा गया है क्योंकि यह लोगों में दिखावे की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है और यह लोगों को वस्तु के उपभोग के लिए प्रेरित करती है, जिससे सामाजिक असमानता बढ़ती है और नैतिकता का ह्रास होता है। ठीक है, ये आप लोगों के सामाजिक संबंधों को कमज़ोर करती है। तिब्बत के लोग अपनी सुरक्षा पहचान के लिए एक विशेष प्रकार का थैला लेकर घूमते थे जिनमें उनकी व्यक्तिगत और धार्मिक वस्तुएं होती थी। सलीम अली पक्षी प्रेमी इसलिए बने क्योंकि बचपन में उनकी एयर गन से एक गौरैया घायल हो गई थी और इस घटना के मन ने पक्षियों के प्रति गहरी सहानुभूति और जिज्ञासा पैदा की, जिसके बाद उन्होंने अपना जीवन पक्षियों के अध्ययन और संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया था। आपको पर्यायवाची शब्द पूछा था, एक आकाश का और एक रात्रि का, है ना। रात का तो आकाश का गगन, नभ, अंबर, व्योम आकाश होता है। रात्रि रजनी, निशा, यामिनी, रात, ये सब रात का होता है। ठीक है। मुहावरे, घी के दिए जलाना, इसका वाक्य में प्रयोग करना है। बहुत खुशी मनाना, अर्थ होता है राम के वनवास से लौटने पर अयोध्यावासी ने घी के दिए जलाए थे। नाक में दम करना, बहुत परेशान करना, बच्चों ने शोर मचाकर मेरी नाक में दम कर दिया। ठीक है, आपको ऐसा लिखना है। रीढ़ की हड्डी एकांकी का क्या उद्देश्य था? तो एकांकी का मुख्य उद्देश्य समाज में व्यापक दहेज प्रथा और महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी सोच पर व्यंग करना है। यह एकांकी महिलाओं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देती है और उन्हें विवाह जैसे महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी राय रखने का अधिकार देती है। नेक्स्ट, बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में कौन कौन सी बीमारी फैलती है? तो हैजा, टाइफाइड, पीलिया और मलेरिया जैसी बीमारी को फैलने का खतरा रहता है और ये बीमारी दूषित पानी, भोजन और मच्छरों के काटने से फैलती है। चलिए बच्चा नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 18 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। तो जो आप लोगों का काव्यांश दिया गया प्रश्न क्रमांक 18 में, वो आपकी पाठ्य पुस्तक साखी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता संत कबीरदास जी है और इस दोहे में कबीरदास जी ने कर्मों की महत्ता पर प्रकाश डाला है। उनका मानना है कि कोई भी व्यक्ति अपने कुल या वंश से महान नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से महान होता है। ये डेफिनेटली बात सत्य है बच्चा। भावार्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेता है लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं होते तो उसका ऊंचे कुल में जन्म लेना व्यर्थ है। जिस प्रकार सोने के कलश में यदि शराब भर दी जाए तो वह शराब पवित्र नहीं हो जाती, बल्कि साधु संत उसकी निंदा ही करते हैं। ठीक उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि बुरे कर्म करता है तो वह भी सम्मान के योग्य नहीं होता और उसकी निंदा ही होती है। इसलिए हमेशा हमको अच्छे कर्म करने चाहिए। ठीक है, अगर हमने ऊंचे कुल में भी जन्म ले लिया और हमारे कर्म अच्छे नहीं है तो हमारे ऊंचे कुल में जन्म लेना ही बिल्कुल व्यर्थ है, कोई मतलब का नहीं है। ठीक है बच्चा, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखना है। आपके पास जो गद्यांश दिया गया प्रश्न क्रमांक 19 में, ये राहुल सांकृत्यान द्वारा रचित वृत्तांत ल्हासा की ओर से लिया गया है। पद्यांश, इस गद्यांश में प्रसंग है ये तिब्बत की यात्रा के दौरान वहाँ की सामाजिक जीवन और यात्राओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं का वर्णन किया है। लेखक बताते हैं कि तिब्बत में यात्रियों को कुछ सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे कुछ परेशानी भी उठानी पड़ती है। वहाँ जाति पाति और छुआछूत जैसी कुरीतियाँ नहीं हैं। औरतें भी पर्दा नहीं करती। यात्रियों को किसी के लिए भी घर के अंदर जाने की पूरी छूट होती है, लेकिन निम्न श्रेणी के भिखारियों को चोरी के डर से घर के मालिक अंदर नहीं आने देते। चलिए बच्चा प्रश्न क्रमांक 20, शिक्षक भविष्य में आप एक क्या बनना चाहते हैं विषय पर एक विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में संवाद। मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसका प्रोवाइड किया आंसर। जैसे नमस्ते सर, विद्यार्थी बोलेगा नमस्ते, शिक्षक बोलेगी नमस्ते, हाँ बोलो क्या बात है। सर मैं आपसे अपने भविष्य के बारे में कुछ मार्गदर्शन लेना चाहता हूँ। हाँ ज़रूर पूछे। सर मैं भविष्य में एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर बनना एक बहुत अच्छी नेक पेशा है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अभी से बहुत मेहनत करनी होगी। तुम्हें विज्ञान और गणित जैसे विषयों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, खासकर विज्ञान विषय पर। जी सर मैं पूरी तरीके से मेहनत करूँगा। शाबाश, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। धन्यवाद सर। ठीक है, बस इतना था, संवाद था। नेक्स्ट जो आप लोगों को काव्यांश दिया गया है बेटा,
उस काव्यांश का जो उचित शीर्षक है, वहाँ के प्रश्न उसी काव्यांश पर दिए गए थे, उसका सीधे सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। उचित शीर्षक एकता का संदेश है। आपस में एकता बनाए रखने के लिए फूलों की माला का उदाहरण दिया गया है। और उपयुक्त काव्यांश का जो मूल भाव ये होता है कि हमेशा आपसी सांप्रदायिक मतभेदों को भुलाकर देश के लिए एक होकर काम करना चाहिए। हमें प्रेम और शांति के उद्देश्य से एक माला में पुरे हुए फूलों की तरह रहना चाहिए। गद्यांश पर आधारित सेकंड जो गद्यांश है आप लोगों का, उसका सटीक शीर्षक यह है कि सकारात्मक विचारों को महत्व। यथा संकल्प तथा सिद्धि का भावार्थ है कि जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे हम बनते जाते हैं। सकारात्मक विचारों पर हम जीवन की सभी परेशानियों का सामना करके उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते हैं। इसका शीर्षक मतलब गद्यांश का सारांश यह है कि मनुष्य के व्यक्तित्व के निर्माण में उसके विचारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सकारात्मक विचार न केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारते हैं बल्कि आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करते हैं। सकारात्मक विचारों से ही व्यक्ति के जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना कर सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है। ये आप लोगों का आंसर था, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बच्चा, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर था। बाकी जो एक दो क्वेश्चन है मैंने आप लोगों के ऊपर में छोड़ा है, आप उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लीजिएगा। जैसे कि आप लोगों के यहाँ पर मैंने आपको इन प्रश्नों के उत्तर नहीं बताए। स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए अपने विद्यालय के प्राचार्य को आवेदन पत्र, ये तो आप लोगों को पहले से पता है, आप लोग लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं पिताजी को पत्र। यहाँ पर निबंध किसी एक टॉपिक पर आप लोगों को लिखना है, ठीक है। चलिए, तो इन गद्यांश का मैंने आप लोगों को सटीक शीर्षक, यथा संकल्प और सिद्धि का भावार्थ बताया। ये यहाँ तो सब लिखा हुआ है ना, ये देखिएगा। चलिए, यहीं से आप लोगों को इसके आंसर मिलेंगे। चलिए बच्चा, ठीक है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चा। अगर आप शेयर करते हैं तो हमें आपके शेयर करने से मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और अच्छा वर्क करते हैं। चलिए बच्चा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।